एक बार फिर से स्वागत है घटना चक्र में। हम चर्चा करें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर। लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा जो हुई, कई बार ऐसे मौके देखने को मिले जब कांग्रेस और भाजपा के नेता जो राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान जो कह रहे थे, कई तरह के, खास करके अगर आप मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, जो जिस अंदाज में उन्होंने अपने पार्टी के ताकत को कम होने का 44 का जो आंकड़ा है उसको उन्होंने जिस तरह से बखान किया कि आप देखें कि पांडव 5 ही थे लेकिन कौरव फिर भी वो जीत गए। कई तरह की छोटे चीज़ें हुई, लेकिन जो अहम सवाल है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा हुई उससे क्या देश की दिशा, सरकार की नीयत, सरकार की नीति, सरकार किस तरह से जो वादे किए हैं, जो सरकार ने जनता के साथ जो वादे किए हैं उसको कैसे पूरा करेगी, क्या उन चीज़ों की आपको झलक मिलती है, या जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि नहीं, बीजेपी जो है यूपीए सरकार की पुरानी पॉलिसी को, पुरानी नीतियों को नए तरह से पैकेज करके ला रही है। ये एक सवाल है कि क्या वाकई बीजेपी यूपीए सरकार के पुरानी नीतियों को नए पैकेज में ला रही है, फिर उसी सोच को आगे बढ़ा रही है। हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं अशोक गोयल साहब है, बहुत बहुत स्वागत है। गोयल साहब, आपसे ही सबसे पहले शुरुआत करते हैं, और ये एक महत्वपूर्ण अभिभाषण का अंश है जो कांग्रेस पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता ने कहा है। उन्होंने कहा है कि इस सरकार, मोदी सरकार ने यूपीए सरकार की योजनाओं और नीतियों को ही नए कलेवर में पेश करने की कोशिश की है। दिलीप जी, देखिए, मैंने आज पूरा भाषण देखा। जो खड़गे साहब की जो प्रमुख बातें थी, उन्होंने कहा कि भाई इस सरकार ने कोई 1 साल का या 5 साल का कार्यक्रम नहीं बताया, फिर वो वोट परसेंटेज पे आ गए, फिर वो मार्केटिंग और पैकेज भी उन्होंने कहा कि कुछ तो हमें बीजेपी का अच्छा लगा। मैंने कहा ये तो कम से कम उन्होंने माना कि बीजेपी में कुछ तो अच्छा वो सीखेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कांग्रेस ने पिछले 67 सालों में से 55 साल इस देश पे राज किया है और उनको पूरा अवसर मिला कि वो काम करते और उसके ऊपर इस देश की जो आर्थिक दशा आज है उसको वो सुधारते। मोदी जी ने जो अपनी प्रायोरिटी, उन्होंने ये भी कहा कि ये जो लोग चुनाव से पहले बोलते थे वही आज बोलते हैं। बिल्कुल, ये भी कम से कम उन्होंने इस बात को तो स्वीकार किया कि जब हम चुनाव से पहले जो बात कह रहे थे, आज सरकार में आने के बाद वही बात कह रहे हैं और उनको हम पूरा करके दिखाएंगे। कांग्रेस की तरह नहीं है कि सिर्फ नारा देंगे, जैसे कि इंदिरा गांधी जी ने वही पे अशोक जी जो सवाल वहां पे कई लोगों ने ये सवाल पूछा बीजेपी के नेताओं से, सरकार में जो बैठे, कि आपने और कांग्रेस के नेताओं की तरफ से जो आपके ऊपर हमले हुए जिन बातों को लेके कि आप भाषण कर रहे हैं, अब भाषण का समय खत्म हो गया, अब आप काम करें, अब आप रोड मैप दें, अब आप नीतियों को बताएं, आप साफ चीजों को साफ सुथरे तरीके से काम करने का जो आपका जो स्वरूप होना चाहिए उसको आप दिखाएं। अब आप चुनावी मोड से निकल के आएं। क्या आपको लगता है कि वाकई जो भाषण है, अभिभाषण, वो वाकई जो कह रहे थे कि चुनाव के पहले जो डॉक्टर जोशी साहब ने जो घोषणा पत्र था उसमें अगर मोदी सरकार हटा दिया जाए, अब की बार मोदी सरकार, तो बाकी चीजें सिर्फ वही थी, ये इस तरह के बयान आपको सुनने के लिए, भाषण सुनने को मिले हैं? तो क्या मैं ये जानना चाहता हूं कि वाकई क्या बीजेपी अभी भी चुनाव मोड में है, या आप लगता है कि उससे आपने जो बातें जनता से वादे किए उसको आगे ले जाने की नई पहल की शुरुआत कर रहे हैं? देखिए, अगर आप पिछले 13-14 दिन का कार्यकाल अगर आप देखें प्रधानमंत्री बनने के बाद जो मोदी सरकार ने किया है जी, तो राष्ट्रपति भाषण को आप देखेंगे कि बिल्कुल क्लियर कट डिफाइंड है कि हम क्या करेंगे। उसके अंदर कोई चुनावी वायदे नहीं है। उसके अंदर उन्होंने कहा है कि हमारी सबसे टॉप प्रायोरिटी इन्फ्लेशन है, उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम अर्बन रूरल डिवाइड को कम करेंगे, उसकी योजना वो दे रहे हैं। उन्होंने सभी मंत्रियों के साथ मिलकर जो 100 डेज का जो प्रोग्राम है उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि हर पॉलिसी इनिशिएटिव वो ले रहे हैं कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, उन्होंने कहा कि उसकी जगह हम उसके साथ साथ एक बुलेट ट्रेन लाएंगे। उन्होंने हर प्रदेश में कहा कि हम IIT IIM खोलेंगे। तो एक राष्ट्रपति जी ने जो मोदी सरकार की जो भावना है उसको सामने रखा है। कांग्रेस और हमारे इन मित्रों को थोड़ा इंतजार करना चाहिए कि जो मोदी जी कह रहे हैं, जो सरकार कह रही है जी, और 100 दिन का ब्लूप्रिंट उनके सामने अभी आएगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि हर वर्ष पूरा उसका रिव्यू होगा, सेक्रेटरीज का रिव्यू होगा, हर व्यक्ति एक नया इनोवेटिव आइडिया दे सकता है। तो कांग्रेस को थोड़ा इंतजार करना चाहिए। मुझे उनको हार मिली है, करारी हार मिली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग जीत के आए हैं उनको कुछ वक्त दीजिए, उनको समय दीजिए। अभी समय नहीं हुआ है, डिफाइन वो कर रहे हैं और जिस तरह से वो कर रहे हैं उसको इनको लेना चाहिए। 55 साल के अंदर
जो अभी तो सरकार का पहला सत्र अशोक जी कंप्लीट कर, जो प्रोग्राम थे उनकी नियत पे वो था, क्योंकि जितने भी कार्यक्रम थे, चाहे वो मनरेगा हो, इन्होंने आज खड़गे साहब ने दिया कि 4 करोड़ 35 लाख लोग बिल्कुल भूखे मर रहे थे, उनको हम लोगों ने एक वक्त की भी रोटी नहीं थी, उनको 100 दिन का हमने खाना दिया। तो ये कांग्रेस की गलतियां हैं, उस गलतियों को जो एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार आई है, उसको मोदी जी ने कहा है कि हम उसको कम नहीं करेंगे, हम उसको गरीबी को खत्म करेंगे। जी, दो महत्वपूर्ण सवाल है। एक तो कोई भी सरकार, आज 16वीं लोकसभा का अगर सही तरीके से देखा जाए तो पहला दिन था, लेकिन अगर नोकझोंक को आप देखें तो उससे दिखता है कि किस तरह की चीज़ें आगे दिखती हैं, किस तरह से राजनीतिक जो लोकसभा में जिस तरह से काम हुआ था, राज्यसभा में जिस तरह से हंगामा रहता है, आज उसकी शुरुआत देखने को मिली है। लेकिन मेरा सवाल वो नहीं कि इस तरह से शुरुआत क्या है, नीयत सबसे पहली चीज़ होती है किसी भी पार्टी जो भी सत्ता में आती है, कि उसकी नीयत क्या है। और क्योंकि आप 2 दिन में या 1 सप्ताह में पूरी नीतियों को ना तो बदल सकते हैं, ना उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो सबसे पहला सवाल होता है कि क्या सरकार की नीयत ठीक है, क्या वही नीयत है जो यूपीए सरकार की थी? देखिए, ये जो राष्ट्रपति महोदय का जो भाषण, जो स्पीच था, वो जाहिर है कि ये एक नॉर्म हमारे यहाँ है कि जो भी नई सरकार आती है वो अपनी नीतियों को और उन मुद्दों को, उन एजेंडों को इनलिस्ट करती है और बताती है कि ये हमारा एजेंडा है, ये हमारी नीति है और फ्यूचर में हम इस पर काम करेंगे। और जाहिर है कि वो उस सरकार की जो पॉलिसियां हैं, जो नीतियां हैं, जो नियत है, उसका रिफ्लेक्शन होता है वो भाषण। जाहिर है कि उस हिसाब से आप देखें तो वो उस भाषण की नीतियां, वो तमाम वो मुद्दे जिन इलेक्शन के कैंपेनिंग में वो उसमें है, नीतियां वो हैं जो सामने चैलेंजेस हैं, वो हैं उसमें चुनौतियों से निपटने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि इस भाषण में जिन मुद्दों को उठाया गया है, ये भी सही है, कांग्रेस का ये कहना भी किसी हद तक सही है कि इसमें लगभग 80% मुद्दे वही हैं जिनको यूपीए सरकार ने अपने 2 टर्म के दौरान उनको उठाया और उनको एक तरह से वो वादे भी किए। ये अलग बात है कि वो वादे पूरे नहीं हुए, उनकी नियत जो है वो जाहिर है कि उस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं हुई, नियत थी ना नीति थी, अब ये वो नहीं हो पाई। वो सही है, बहुत से लोग इसीलिए कह रहे हैं कि ये नई बोतल में पुरानी शराब है, ये कहा जा सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कहना अभी शायद वक्त से पहले कोई फैसला देना उचित नहीं है कि अभी तो इस सरकार ने अपनी नीतियों को सामने रखा है, इन नीतियों पे बात होनी चाहिए। एक दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आज भाषण हुए पार्लियामेंट में, ये पहला ऐसा मौका था कि जहाँ पे भाषण दोनों तरफ और कांग्रेस पार्टी वो भाषण जिस तरह से राष्ट्रपति के भाषण पर फोकस्ड होना चाहिए था, उन मुद्दों पर जिस तरह से फोकस्ड होना चाहिए था, उन पर जितनी संजीदगी के साथ डिलिबरेशन और डिबेट होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। ये बड़ा मायूस कुन था और वो भाषण ज्यादा लग रहा था कि चुनावी तूतू मैमे वाली जो भाषण थी, वो आपने कहा ना शुरू में कि एक तरह से इलेक्शन मोड में अभी भी हैं लोग, तो इलेक्शन मोड ही का एक तरह से रिफ्लेक्शन था जो बड़ा मायूस कुन था। मुझे उससे बड़ी मायूसी हुई जिस तरह का लेवल था भाषण का। आज हमारे नेताओं का, चाहे जिस पार्टी के नेता भी रहे हों, भाषण दिया हो, वो बहुत ज्यादा मैं समझता हूं कि उस नीति जिसको गवर्नमेंट ने राष्ट्रपति भाषण के जरिए रखा है उस पर फोकस न होकर के वो बिल्कुल एक तरह से तू मैं वाली भाषण थी। मैं उससे बहुत ही मायूस हूं। उससे मायूस है गंभीरता से जो राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो मुद्दे, जो एजेंडा देश के सामने रखा गया, उस पर चर्चा गंभीरता से होनी चाहिए थी, जो आप बात कह रहे हैं। शिवाजी सरकार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। शिवाजी सरकार जी, जो आज का अभिभाषण, जो भाषण, जो चर्चाएं लोकसभा और राज्यसभा में आपको सुनने, आपने जितना देखा, क्या लगता है कि क्या जो बात प्रोफेसर पासा कह रहे हैं उससे वाकई मायूस लोग हुए होंगे? देखिए, एक बात तो सही है कि अभी भी ये लग रहा था कि अलग अलग पार्टियां जो हैं वो अभी भी चुनावी मोड पे ही हैं और चुनावी भाषण के ही दूसरे तरीके से उसको देने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे बीएसपी के सतीश मिश्रा रहे हो राज्यसभा में जी, चाहे आईडीएम के सदस्य रहे हो लोकसभा में, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे ही रहे हो, तो सभी को कहीं ना कहीं से लग रहा था कि भाई अभी चुनाव का शायद कर्टन जो है वो गिरने वाला है, उससे पहले जितनी बातें करना है कर लो। और इसलिए जो जिन मुद्दों पे उनके बात एग्जैक्टली होनी चाहिए थी, राष्ट्रपति ने जिन मुद्दों
को चिन्हित किया, जिन एजेंडों को सामने रखा, एजेंडे को सामने रखा, उस पर कई चीजों पे बात नहीं हुई। और मेरे ख्याल में कई ऐसे मुद्दे हैं जी जिस पर ऑपोजिशन को तीखी बात करने का मौका भी उस पे था, पर वो तीखी बात वहां नहीं हुई। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि सरकार को अभी आए, जिसको कहते हैं जुमा 8 दिन भी नहीं हुआ है जी, और अभी सरकार को बहुत सारी चीजें समझना भी है। सरकार की तरफ से जो बातें, बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने जो बात कही जी, उस पर आपकी टिप्पणी मैं चाहूंगा। उसमें देखिए 2 चीजें रही है। उसमें भी अगर आप देखें तो कि शुरुआती जो बात उन्होंने कहा, तो उसमें तो ऐसा ही लगता है कि हम चुनाव जो जीत के आए हैं उसका जो एक जश्न मनाना है और उसको जो एक ब्रांड इमेज की तरह पार्टी का प्रेजेंट करना है और दूसरे दलों को किस तरह से उन्होंने परास्त किया उसको दिखाने की जो कोशिश थी, एक तरफ वो रही। और दूसरी तरफ जो एक चीज़ रही है जो मुझे लगता है कि सामान्य रूप से बीजेपी की संस्कृति में कम दिखती है जी, वो देखने को मिली कि कांग्रेस में तो यह आम बात रही है कि अपने नेता के बहुत ज़्यादा प्रशंसा किया जाता था और इस तरह की चीज़ें की जाती थी। जब बीजेपी में ये बात होती है जी, तो सभी को लगता है कि ये कुछ अटपटा सा है, कुछ अजीब सी चीज़ हो रही है जो यहाँ पहले नहीं होती थी। तो मेरे ख्याल में राजीव प्रताप रूडी जो भाषण दे रहे थे, उनकी शुरुआती जो भाषण था वो अच्छा था, ठीक था, पर उसके बाद उन्होंने जिस तरह से एक तारीफ के पुल बांधने शुरू किए, मुझे लगता है कि उसकी अभी ज़रूरत नहीं थी। सभी लोग जानते हैं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है जी। तो मेरे ख्याल आगे जो है, और मैं समझता एक चीज़ जो समस्या हूँ मैं कि राजीव प्रताप रूडी के साथ भी एक समस्या शायद रही होगी कि अभी तक वो भी विपक्ष में थे तो विपक्ष में ही बोलने की आदत रही है, इसलिए सरकारी पक्ष में आने के बाद वो शायद वो जो बैलेंस मेंटेन करना और सरकार की तरफ से जो बातें करनी होती है अभी उसमें भी शायद उनको। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी अब भी जो चूंकि अपोजिशन में 10 साल रह चुकी है लगातार, तो अभी भी उसी मोड में है, खाली चुनावी मोड में नहीं बल्कि विपक्षी मोड में ही है, उसी तरह से भाषण कर रही है। बीजेपी तो नहीं, बीजेपी के कुछ नेता, बीजेपी कुछ नेता कुछ उस अभी भी उस धर्मानी साहब जी, कुल मिलाकर के अगर देखें कि क्या जो अभिभाषण पे चर्चाएं जिसकी शुरुआत आज अगर हुई है उसको अगर देखें तो लगता है कि जो देश के सामने चुनौतियां हैं और जो जिन चुनौतियों का सामना सत्ता पक्ष और विपक्ष, जिनको देश ने 543 लोगों को चुन के संसद में भेजा है कि आप चाहे विपक्ष में बैठे या सत्ता पक्ष में बैठे, आपको देश के लिए काम करना है, और वो सोच, इस तरह की नीयत आपको क्या संसद में जो भाषण आज हुए हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा हुआ, जो एजेंडा सामने था, उस पर जो चीजें हुई, क्या आपको दिखता है कि वो गंभीरता जो चुन के आए हैं वहां पर दिख रहा था? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे ये लगता है कि अभी जो चुनाव की एक कड़वाहट है, आपस में जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप चले हैं, उसका ज़्यादा मेरे को लगता है कि झलक भाषणों में देखने को मिली। हमें इतने % मिला है, हमें उतने % मिला है, हम ये हो गए, हम वो हो गए। ये जो घमंड झलक रहा है सत्ता के में आने के बाद, मैं इस बात से सरकार साहब की सहमत नहीं हूं कि वो अभी विपक्ष में थे तो विपक्ष की भूमिका के रूप में बोल रहे थे। जिस प्रकार का एरोगेंस उनके भाषण में मेरे को लगा, वो उनसे अपेक्षित नहीं था। और अगर आप ध्यान दें, एरोगेंस आया मेरे को ये मैं अशोक जी नहीं, मैं एक मिनट अपनी बात कह लूं जी। मुझे ये लगता है कि संसदीय कार्य मंत्री जो वेंकैया नायडू हैं, उनका खड़े होकर हस्तक्षेप करना और ये कहना कि ये अपेक्षित नहीं है, ये अपने आप में सारी बात जो है क्लियर कर देता है। मुझे लगता है कि जो नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की है, हम आपके यहाँ पर कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है, जिस प्रकार का उन्होंने अपने सांसदों से व्यवहार की अपेक्षा की है, उसमें उस मोड में आने को अभी लगता है समय लगेगा। जो अभी सरकार साहब ने बात कही, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ कि बीजेपी की संस्कृति में उस प्रकार की प्रशंसा के पुल बांधने की सभ्यता या परंपरा नहीं रही है। लेकिन जिस प्रकार का आज देखने को मिला, मुझे लगता है कि जो कुछ लोग अभी मंत्री पद की चाहत में लगे हुए हैं, उनको लगता है कि शायद ये एक लाइन हो सकती है कि हम वहां पहुंच सकें। मेरा ये कहना है कि अभी तक का वो कल्चर, वो संस्कृति की शुरुआत, हाँ, मेरे को नहीं, मैं आपको वहीं लेके जा रहा हूं। मेरा ये कहना है कि लेकिन अब तक का जब से ओथ ली है नरेंद्र मोदी ने 26 तारीख से लेकर आज तक, उन्होंने जितने भी स्टेप उठाए हैं, मुझे लगता है कि ऐसे लोग निराश ही होंगे जो उस संस्कृति को ही यहां पर रेप्लिकेट करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर उन्होंने जिस प्रकार का भाषण सांसदों को दिया कि आप तैयारी करके आए, आप जरा जिम्मेवारी से काम करें,
अगर उनको ऐसा व्यवहार देखने को नहीं मिलेगा तो ऐसे जितने भी नेता हैं, आपने देखा होगा कि उन नेताओं को निराशा ही हाथ लगने वाली है, ऐसा मेरा मानना है अब तक के उनके व्यवहार। अशोक जी कहते हैं कि सत्ता के साथ जो एरोगेंस होता है सत्ता का, वो भी आता है, और उसकी शुरुआत एक झलक की तरफ, अगर आज झलक के तौर पे अगर देखा जाए तो क्या जो बात आज मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे, जो बात आज और भी कई लोग कह रहे हैं, तो आपको लगता है बीजेपी के नेताओं के लिए समय है, साथ साथ सबक भी है, और साथ ही साथ जो जिम्मेदारी देश की जनता ने आपको दिया है कि आप उसको कैसे डिलीवर करें, गंभीरता से उस पर कैसे फोकस करें, और सिर्फ आप ही फोकस ना करें, बाकी जो पार्टियां हैं उनको भी उसी मुद्दे पे, जैसे अगर जो बात कह रहे थे कि एक तरफ नरेंद्र मोदी मुद्दे को, भ्रष्टाचार, गरीबी, विकास के मुद्दे को उठा रहे थे, दूसरी तरफ दूसरे दलों के लिए नरेंद्र मोदी मुद्दा बन गए, जिसके कारण बीजेपी को फायदा हुआ, ये आपने देखा। तो ये जो मुद्दे हैं, मुद्दे पे फोकस रही बीजेपी की सरकार फोकस रहे, बीजेपी के नेता फोकस रहे, ये चीज जरूरी है। और ये चीज अगर आज के भाषण को देखें तो लगता है कहीं भटकाव था, एरोगेंस था। देखिए, अगर आप 14 दिन की, जैसे कि धर्मानी जी ने भी कहा कि 14 दिन की अगर आप गवर्नेंस के बारे में बात करें जो सरकार ने किया है, तो बिल्कुल साफ है कि जो मोदी सरकार का जो फोकस है वो मुद्दे पे है, और भारतीय जनता पार्टी की नीति, कार्यशैली, उसमें एरोगेंस की कोई जगह नहीं है। और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जिन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरी थी, उन्हीं मुद्दों को लेकर इस गवर्नेंस के लिए उन्होंने साफ भी किया है। मोदी जी ने पिछले दिनों में वो कह रहे हैं कि नई शराब है, पुरानी शराब है नई बोतल में। नहीं, देखिए, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो पुरानी शराब जिसकी वो बात करते हैं, उसको अगर वो ठीक नियत से करते तो आज देश का भविष्य कुछ और होता। अशोक जी, मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि अगर आप किसी भी काम को करने के लिए अगर महंगाई रोकनी है तो उसके उपाय हैं। नहीं, अगर वो उपाय ईमानदारी से अगर कांग्रेस नहीं करेगी, अगर भ्रष्टाचार इस देश के अंदर होगा तो महंगाई बढ़ेगी। नहीं अशोक जी, जो आपने जो बात कही, मुझे लगता है ये जो बात बार बार आती है कि पुरानी शराब जो है नई बोतल में है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं इसलिए सहमत नहीं हूं कि इस सरकार ने नई पॉलिसीज दी हैं जो अपने एजेंडे 5 चीजें जो कही हैं, लेस गवर्नमेंट और बेटर गवर्नेंस, ये पिछली कहां से पुरानी शराब है। सबका साथ सबका विकास, ये पुरानी कहां से शराब है। 125 करोड़ के विकास की कहां से पुरानी शराब है। ये जो आप एक मुहावरा चल पड़ा है, मुझे लगता है कि हमें इससे हटना पड़ेगा। ये बिल्कुल नई तरफ को ले जाने का एक प्रयास है और उसको हमें उसका अप्रिशिएशन देना चाहिए। एक बहुत अच्छी लाइन है कि सक्सेसफुल पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू इट डिफरेंटली। तो मेरे कहने का मतलब है कि उसी चीज को आप एक अलग पर्सपेक्टिव में और ईमानदारी से अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप उस पर्सपेक्टिव में सफल होंगे। जैसे कि हर स्कीम के अंदर उन्होंने मनरेगा का जिक्र किया, उसके अंदर व्यापक भ्रष्टाचार था, सब लोगों ने कहा, लेकिन वो स्कीम इसलिए सक्सेसफुल नहीं थी। अगर हम इन्हीं स्कीम्स को अगर नए पर्सपेक्टिव में सोचेंगे और ईमानदारी से, जो आज मोदी जी ने या राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा कि हम जिन मुद्दों को लेकर चलेंगे, अगर हम ईमानदारी से उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, और मुझे विश्वास है कि पूरा ईमानदारी से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इस देश की दशा और दिशा दोनों को बदलेंगे। आप भी कहते हैं कि पुरानी शराब है नई बोतल में, ऐसा क्यों लगता है? इसलिए कहा जा रहा है कि, और मैं अशोक जी की बात से भी सहमत हूं कि 80%, मैंने इसीलिए कहा था कि 80% मुद्दे वही हैं। कहां वो तो धर्मानी साहब कह रहे हैं कोई मुद्दे नहीं है जो पहले थे। उन्होंने जो बातें की वो राष्ट्रपति के भाषण से बाहर की बातें की। नहीं, इस सरकार उसके अंदर भी है, आने के बाद जो मैंने बातें जो मुद्दे उसमें उठाए गए हैं वो मुद्दे बिल्कुल नए नहीं है। वो ज्यादातर मुद्दे 80% मुद्दे वही हैं जो यूपीए गवर्नमेंट भी उठाती है। कौन सी आप अगर 1, 2, 3 कोई बात हमें, अशोक जी ने जो बात कही है बार-बार, नहीं बीजेपी ने जब से मैनिफेस्टो प्रेजेंट किया है तब से वो कांग्रेस बार-बार यही कहे कि हमारा मैनिफेस्टो है। अगर आपका मैनिफेस्टो है और रहा है तो 10 साल में आपने क्या किया फिर? यानी आपका मैनिफेस्टो मैं तो ये जानना चाहता हूं शिवाजी सरकार जी, मैं इस बात से वाकिफ हूं और मैं इस बात से हमें इत्तेफाक करना चाहिए कि कोई भी पार्टी हो, मैनिफेस्टो में वही मुद्दे आएंगे जनता के सामने, जो चैलेंजेस हैं हमारे सामने, जो चुनौतियां हैं उसको निपटने के लिए उसमें तो काम किए जाएंगे, उसमें काम किए जाएंगे तो बहुत स्वाभाविक है कि बुनियादी तौर से। लेकिन जो बात अशोक जी ने कही है, मैं इनसे इत्तेफाक करता हूं कि नियत आपकी क्या है, उस नियत से साबित होगा कि उस नीति भी क्या है। दोनों बातें हैं। पुरानी जो शराब है आपकी, उस पुरानी शराब को कितनी कामयाबी के साथ आप उस पॉलिसी को, उस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट कर पाते। यूपीए नाकाम रही इंप्लीमेंट करने में, और जाहिर है कि ये यूपीए की नाकामी थी, इसलिए जनता ने यूपीए को हटा दिया।
उसके खिलाफ वोट दिया और एक विश्वास अपना जताया है भारतीय जनता पार्टी में। और जाहिर है कि अगर भारतीय जनता पार्टी उसको अमल दरामद की सतह पर उन पॉलिसियों को अगर ईमानदारी के साथ उस पर अमल दरामद करती है तो जाहिर है कि बहुत सारी समस्याएं जो है समाज की, जनता की, वो हल होंगी। इसलिए अभी इस स्टेज पर कोई जजमेंट करना, जजमेंट नहीं, मैं आपसे ये दावे हैं, ये एक अच्छी नीति, एक पॉलिसी का इजहार है आप सबसे, लेकिन इसका जो असल परीक्षा जो होगी दिलीप जी, वो होगी कि जब सरकार जुलाई में नया बजट लेके आएगी, उसकी परीक्षा बजट लेकर आएगी। उस बजट में रिफ्लेक्शन होगा कि सरकार किन चीजों को प्रायोरिटी दे रही है। उस वक्त हम ये बात कर पाएंगे कि उन मुद्दों को अपने बजट के साथ और अमल दरामद करने की नियति के साथ किस तरह से जोड़ रही है सरकार, उस वक्त हम तय कर पाएंगे। उस वक्त आप तय करेंगे। लेकिन एक कहावत है कि मॉर्निंग शोज द डेज। बिल्कुल, वो सही सवेरा जो है वो दिन कैसा होगा दिखाता है। अगर आज के संसद सत्र में जो बहस है उस बहस को देखें, उस चर्चा को देखें, शिवाजी सरकार जी, उससे आपको क्या नजर आता है आने वाले समय के लिए? नहीं, देखिए, मेरे ख्याल में सभी पार्टीज को ये मालूम था कि अभी सरकार नई नई आई है तो हम बात करेंगे भी तो क्या करेंगे। तो जैसे बीएसपी के लोग हों या दूसरे किसी भी पार्टी के आप ले लीजिए, सभी जो बातें कर रहे थे वो पुरानी ही बातें कर रहे थे, कोई नई बात नहीं कर रहा। सभी अपने राज्य में उन्होंने क्या किया, ये एक ऐतिहासिक चुनाव परिणाम है। हाँ, उस ऐतिहासिक चुनाव परिणाम के बाद जो संसद सत्र का पहला दिन था, उस सत्र में जो नेताओं का भाषण था, क्या उस चुनाव परिणाम को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है या बिल्कुल वो अभी भी उसी डर्रे पे हैं? तो उनको लगता है जिस तरह से चुनाव हार और जीत हुई है अभी भी उससे बाहर नहीं निकल पाए? नहीं, बिल्कुल, वो जो हार और जीत की जैसे भी उनकी स्थिति रही हो, तो उन्हीं चीज़ों का मुझे लग रहा है कि वो आत्ममंथन ज़्यादा कर रहे थे और सरकार पे जो अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, मेरे ख्याल में वो काफ़ी वीक और फीबल था। तो क्योंकि सरकार पे अगर आपको अटैक करना है तो मेरे ख्याल में अगर मुझे कोई वो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है उसमें कई मुद्दे ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि इस सरकार को वर्तमान में उसको नहीं करना चाहिए, कुछ समय बाद वो चीजें की जा सकती है। और उसके ऊपर जो है सभी विरोधी दलों के लिए काफी मुद्दे ऐसे हैं, उसमें काफी चीजें थी जो लेकिन लगता है विरोधी दलों ने भी होमवर्क नहीं किया सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, होमवर्क नहीं करके आए हैं वो। मुझे भी यही लगता है कि उन्होंने इस तरह का होमवर्क नहीं किया। जी, विरोधी दलों ने भी होमवर्क नहीं किया, जो सरकार में बैठे उन्होंने भी होमवर्क नहीं किया। लगता है जो आप बात कह रहे हैं ना जी, ये तो दुर्भाग्य है हमारे देश का कि जितने, मतलब अगर मैं ये कहूं, आपने देखा है पिछले लगातार जितने भी हमारे सदन चले हैं उसमें कितनी जनता से संबंधित चर्चाएं हुई हैं, किस प्रकार का व्यवहार रहा है। ऐतिहासिक चुनाव के बाद अगर आप बात कह रहे हैं, जो आप बात के बाद, इसीलिए उसी चीज को देखते हुए प्रधानमंत्री ने अपने सांसदों से प्रेजेंट रहने के लिए, तैयारी करने के लिए और जनता के मुद्दे उठाने का आग्रह क्यों किया? क्योंकि वो देख चुके हैं पिछले 10-15 सालों से कि क्या होता आ रहा है सदन के अंदर। मुझे लगता है कि उनकी गंभीरता, उनकी सिंसियरिटी को थोड़ा टाइम देना चाहिए और आने वाले सत्र में इसमें इंप्रूवमेंट अपेक्षित है, उसमें इंप्रूवमेंट अपेक्षित है जी। एक चीज और जो है, ये राष्ट्रपति अभिभाषण के ऊपर जो सामान्य रूप से वैसे भी जो बहस होती है जी, जो वोट ऑफ थैंक्स का होता है, एक परंपरा है और उसके ऊपर सामान्य रूप से लोग इसी प्रकार की पुराने अगर आप बहस उठा के देख लें जी, जो सामान्य सरकार जब चलती रहती है तब भी जब होती है तो सामान्य रूप से उस बहस का स्तर जो है बहुत ऊंचा होता है, ऐसा नहीं होता है जी। सामान्य रूप से कोई उसका थोड़ा विरोध करता है, कोई उसको, लेकिन मेरा सिर्फ एक सवाल है जो जिस बात को मैं कि चूंकि इस चुनाव का परिणाम बहुत ही ऐतिहासिक है जी, बिल्कुल, और जिस तरह से लोगों ने मतदान किए हैं वो 31% है, 70% है, 69% अगेंस्ट है, उसको आप देखने के तरीके आप जैसे भी हो। लेकिन मेरा जो सवाल है कि आपको लोकतंत्र में जो सरकार बनाई गई है और जो लोग विपक्ष में बिठाए गए हैं उनका दायित्व है, क्या वो अपने दायित्व को इस ऐतिहासिक चुनाव परिणाम के बाद गंभीरता से ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा मैं जी। मुझे लगता है अगर आप देखें, जैसे आपने भी बात कही, पिछले 30 साल के बाद पहली बार जी बहुमत की सरकार बनी है, एक बात। अब मुझे लगता है कि ये जो बहुमत की सरकार का एक साइकी है या मनोविज्ञान है जी, वो परिस्थितियां जो 30 साल पहले थी जी, लोकसभा में जब कोई एक दल सत्ता में था जी, वो देखने वाले सांसद कितने प्रतिशत हैं इस समय? चलिए, तो वो जो एक सी चेंज है जो आप बात कर रहे हैं जी, वो सी चेंज जो आया है वोट पर वो
वो अभी मेरे को लगता है उनकी मानसिकता में नहीं झलक परसेंटेज के बारे में जो आज खड़गे साहब ने कहा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2014 अभी 51% वोट शेयर एनडीए का मिला है, टोटल 31.32 सिर्फ बीजेपी को मिला है। अगर हम 2009 और 2004 में वापस जाएं तो चलिए वो तो यूपीए का 37% है, जिसके बारे में अब तो सरकार जो है पूरे देश की जिसने वोट बीजेपी को दिया और जिसने वोट नहीं दिया, बहस को एक अलग दिशा में लेके जाना चाह रहे थे। एक चीज बताना चाहूंगा दिलीप, एक मिनट जरा पाशा, एक चीज हमें इस सदन में ये भी देखना पड़ेगा, इस सदन में आए हुए 314 सदस्य जो है नए हैं, पहली बार चुन गए नहीं थे और बिल्कुल नए हैं, तो नेचुरली उनको भी उसको ट्रेन करना पड़ेगा। जो संसदीय परंपरा और संसदीय बातें, जैसे आज ही मैं खड़ा था रिसेप्शन में, वहां पर एक नए एमपी आए और लोकसभा के एमपी थे, उनको साथ किसी को ले जाना था अंदर, तो राज्यसभा के काउंटर पर आके कहा कि मैं कहां पर जाऊं। तो सामान्य बहुत छोटी सी चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो इन संसद के सदस्यों को समझना पड़ेगा, और वो जब समझ लेंगे और मेरे ख्याल में अगले 2-3 महीने का जो समय आएगा तभी हो पाएगा ये। उसके बाद जो संसद के जो प्रदर्शन है उस पर जो है किसी प्रकार की जो है इवैल्यूएशन कर सकते हैं। इस ऐतिहासिक परिणाम का सबसे ज्यादा असर किसी पे अगर होना चाहिए तो बीजेपी के नेताओं पे होना चाहिए, बीजेपी के सांसदों पे होना चाहिए, बीजेपी की जो सरकार है जिनको मैंडेट मिला है, और इस तरह का मैंडेट 30 साल के बाद मिला है, लगता है कि उस चीज को बीजेपी के नेता गंभीरता से ले रहे हैं अशोक जी? नहीं, निश्चित रूप से इस देश की जो 125 करोड़ जनता ने जितना प्यार और आशीर्वाद दिया है, उतनी ही गंभीरता से ये एनडीए की सरकार इसको ले रही है, और जो वादे इस एनडीए सरकार ने किए हैं पहले भी, और वो पूरी गंभीरता से उसको पूरा करेंगे और पूरी ह्यूमिलिटी से इसको पूरा करेंगे। एरोगेंस कोई हमारी पार्टी में नहीं आएगी, ऐसा मैं पूरा दावा कर सकता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं और चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में क्या अब उत्तर प्रदेश बिहार के तर्ज पर जंगल राज वहां पे कायम होने की स्थिति में है, क्योंकि एक के बाद दूसरा कुछ दिन पहले ही बीजेपी के नेता की हत्या हुई और आज मुजफ्फरनगर में बीजेपी के एक नेता की हत्या कर दी गई है। इस पर चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।